हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू फोकस स्टडी चैनल में फिर से भाइयों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कर रहे थे, तो हिस्ट्री में हम लोग जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कर रहे थे। तो हम लोग जो है आज जो है महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो टाइम लाइन है जिसको हम लोगों ने एडजस्ट किया है वो है 600 BC से 325 BC। देखिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बिकॉज हर जगह इसका अंदाज़ा लगाया गया है ना। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन हर जगह इसको अंदाजे के हिसाब से उसको एडजस्ट करने का काम किया गया है। तो ये टाइम के पीछे आप परेशान मत होइएगा, हो सकता है इसमें कुछ और टाइम हो और आपके जो बुक्स हैं या जो भी प्रमाणिक स्रोत हैं वहाँ पे कुछ और हो। तो टाइम के लिए मत परेशान होइएगा, बाकी चीज़ों के लिए आप जो है ज़्यादा परेशान होइएगा। टाइम इससे ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है ना एंशिएंट हिस्ट्री में। और टाइम के बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, वहाँ पे आपको टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बाकी फैक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो देखिए, हम लोग हिस्ट्री को बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है हमने सबसे पहले हिस्ट्री में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, पाषाण काल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आद्यैतिहासिक काल में गए, तो वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यूज़ करे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हम लोग फिर जो है वैदिक एज में गए, वैदिक एज में, ठीक है। वैदिक एज के बाद जो है, देखिए वैदिक एज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उत्तर वैदिक एज था वहाँ पे कबीलाई से हम लोग जो है जनपद की ओर चले गए थे, ठीक है। कबीलाई जनजाति से हम लोग जनपद की ओर आगे बढ़ गए थे, जो सामाजिक जीवन था। और उसके बाद जो जनपद है वो और बड़ा स्वरूप होता गया, तो वो महाजनपद बना, ठीक है। महाजनपद का मतलब क्या होता है, देश या राष्ट्र। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ महाजनपद काल के बारे में। देखिए, ये टाइम पीरियड है, ये जो 600 BC से 325 BC के करीब का, ये हम लोग महाजनपद काल का एरा मानते हैं। और इसी काल के आसपास जो है बुद्ध और जैन धर्म भी उद्भव में आए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वैदिक एज में क्या पढ़ते थे। पहले सबसे पहले क्या होता है, परिवार है ना। सामाजिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो परिवार था, फिर उसके बाद कुल था, ठीक है। और कई सारे कुल मिलके फिर क्या बनते थे, कई सारे कुल मिलके फिर ग्राम का निर्माण करते थे। ग्राम के बाद फिर क्या बनता था, कई सारे ग्राम मिलके विश, यानी जैसे आजकल तहसील होती है वैसा, है ना। फिर उसके बाद जन, है ना, जैसे जिला होता है जन। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में जनपद तक आ गया था, ठीक है, जनपद तक। और इसके बाद फिर ये जनपद जो है फिर महाजनपद यानी महाजनपदों का रूप लेने लगे, ठीक है। महाजनपदों का रूप लेने लगे। इसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में देश या राष्ट्र से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देश या राष्ट्र से कंपेयर कर सकते हैं। तो उस समय जो है 16 महाजनपद मुख्य रूप से जो है आते हैं इसके बीच में, ठीक है। इनका अच्छा वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो इनका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय है, भगवती सूक्त है, यहाँ से जो है हम लोगों को महाजनपद काल के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, हम लोग सीधे अब एमसीक्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे और भी फैक्ट ध्यान कर लेंगे। देखिए, पहली बात तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ना क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक मान सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सिलेक्टिव स्टडी करनी है। मतलब ये है तो बहुत बड़ा, क्योंकि आपको 16 महाजनपद पढ़ना है, 16 महाजनपद के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सिर्फ इसमें 16 महाजनपद पढ़ने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है। देखिए, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि पढ़ना क्या है। देखिए, आपको केवल 16 महाजनपद का नाम ध्यान रखना है, 16 महाजनपद का नाम ध्यान रखना है और उसकी राजधानी ध्यान रखनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही आ जाता है। आपके पास सीरीज़ आ जाएगी या किसी का नाम आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसकी राजधानी क्या थी, जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसी में जो मगध महाजनपद था, मगध, उसने फिर कैसे धीमे धीमे जो है छोटे छोटे महाजनपदों को जोड़ते हुए फिर मौर्य काल तक पूरे भारत में ही फिर क्या कर लिया था, राज्य कर लिया था। मतलब सारे महाजनपद को धीमे धीमे जो है अपने अंडर लेते लेते फिर पूरा भारत जो है अकंटक छत्र राज्य जो है मगध साम्राज्य का हो गया था। तो मगध साम्राज्य के हम लोगों को कुछ जो है वहाँ पे कौन से एम्परर्स आए और किस डायनेस्टी के थे ये भी पढ़ना है। बस ये दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, 16 महाजनपद, उसकी राजधानी, और तीसरी चीज़ जो मगध साम्राज्य था उसकी जो डायनेस्टी हैं या एम्परर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं, खैर मैंने ये कोशिश करी कि हर कुछ ना कुछ स्लाइड में कोई ना कोई महाजनपद के बारे में मैं बता सकूं, आपको उसकी राजधानी के बारे में भी बता सकूं। लेकिन अगर आप नेट पे जाके इसका लिस्ट निकाल लें कि 16 महाजनपद कौन थे, उनकी राजधानी क्या थी और वो अभी प्रेजेंट समय में कहाँ स्थित है, तो बहुत बढ़िया होगा। खैर मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ठीक है, तो आपको ये एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी राजधानी दी हुई है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है महाजनपदों में कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो ये एक तरफ है गंधार, सूरसेन, वत्स, कौशल और इनकी राजधानियां हैं मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला। तो आपको ये बताना है कि इनकी कौन सी राजधानी है, आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए हम लोग सीधे इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो गांधार है, ठीक है, गांधार की जो राजधानी थी, ठीक है, आपको पता है गांधार जो है प्रेजेंट में कहाँ स्थित है, पश्चिमी कश्मीर और पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो गांधार है इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला। ठीक है, बहुत प्राचीनतम समय का जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती थी तक्षशिला में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो ये गांधार है उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। अच्छा अब आती है सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अच्छा वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या का कुछ भाग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बस यही आपको सीधे बस एक वनडे एग्जाम्स में सिर्फ यही आएगा, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, सूरसेन की क्या थी, मथुरा, वत्स की क्या थी, कौशाम्बी, कौशल की क्या थी, श्रावस्ती। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्रॉड टॉपिक है तो आपको बहुत ही लिमिटेड एडिशन में पढ़ना है और उनको केवल अपने बार रिवाइज करके उनको अपने दिमाग पे रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये मगध एम्परर के बारे में कुछ बातें आई हैं, है ना, तो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोगों को कुछ बातें पढ़नी है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में एक हर्यंक डायनेस्टी थी। ठीक है, तो हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम्स में। तो विच रूलर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी वॉज कॉल्ड कुनिक, क्या वो बिंबिसार थे, उदयन थे, अजातशत्रु थे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम आपका बीत गया। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। देखिए आंसर देने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि मगध साम्राज्य जो था, देखिए जो मगध एम्पायर था पहले तो बहुत छोटा था। ठीक है, जो बिहार के पटना के आसपास का क्षेत्र है ना, वो मगध का कहलाता है ना। तो मगध जो है, मगध में सबसे पहले कौन कौन से लोग आए, कौन कौन सी डायनेस्टी आई। सबसे पहले आई है बृहद, ये की डायनेस्टी आई है। ठीक है, उसके बाद आपकी आई हर्यंक डायनेस्टी जिसके बारे में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में आगे आई है शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद में आपको बताना है कौन सी, इसके बाद में आई है नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंद डायनेस्टी के बाद में कौन सी आई है आपको बताना है, मौर्य। ठीक है, और उसके बाद मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल, फिर बहुत सी और भी डायनेस्टीज आएंगी। खैर ये जो ये महाजनपद की डायनेस्टी हैं ये मेनली हम लोग नंद तक पढ़ते हैं और नंद के बाद आपको पता है कि मौर्य डायनेस्टी को हम लोग अगले चैप्टर में या अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो ये आपकी मगध की डायनेस्टीज थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो अजातशत्रु है। देखिए अब कुछ बातें हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अजातशत्रु एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अजातशत्रु के बारे में हम लोग थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। ज्ञान ये लेना है कि देखिए कुछ क्वेश्चन अजातशत्रु से बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहा जाए भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता, ठीक है, भारतीय, मैं लिख देता हूँ, इतिहास का प्रथम पितृहंता मतलब फादर को मारने वाला, यानी पितृ मतलब पिता, हंता मतलब उनका विनाश या नाश करने वाला या मारने वाला। तो इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था और गद्दी पे बैठ गए थे। तो बिंबिसार जो थे वो कौन थे, बिंबिसार जो थे वो हर्यंक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। वैसे
भट्टी नामक व्यक्ति, इनके पिता का जिक्र मिलता है इतिहास में, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात आई तो हर्यंक वंश के कौन थे संस्थापक थे। तो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे और इनको मार के ही जो है ये गद्दी पे बैठे थे, इसीलिए इनको भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा पितृहंता अगर कहा जाए किस डायनेस्टी में हुए हैं तो वो हुए हैं हर्यंक डायनेस्टी में, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने पिता का, फिर जब अजातशत्रु का पुत्र उदयन आया उसने भी अपने पिता की को मार डाला, फिर अपना गद्दी पे बैठा, तो ये सबसे ज़्यादा हर्यंक वंश में ही पितृहंता ज़्यादातर हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है अजातशत्रु के बारे में कि इसको कुणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुणिक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखना है? एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बुद्ध, महावीर और मोगली पुत्र घोषाल, आपको पता होगा कि मैंने जब आपको बुद्ध या जैन धर्म पढ़ाया था उसमें मोगली पुत्र घोषाल के बारे में बताया था, क्योंकि ये आजीवक सेक्ट के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, तो ये बुद्ध, महावीर और मोगली पुत्र घोषाल तीनों की मृत्यु किसके काल में हुई है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है वो अजातशत्रु के काल में हुई है। एक क्वेश्चन ये आपका बनता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? यानी गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या जो अभी पटना कहलाता है उसकी स्थापना किस शासक ने की है, ये आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। क्या वो अजातशत्रु है, उदयन है, अशोक है या घनानंद है? मुश्किल से 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, आपने सभी दे दिया होगा। तो अब हम लोग सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अजातशत्रु नहीं है, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना नहीं की थी, उदयन ने स्थापना की थी। ठीक है, आपको क्या आंसर मिलना है? उदयन। अशोक तो मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र से लेना ही देना नहीं। घनानंद के आखिरी जो है रूलर थे, तो इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो उदयन जो थे उन्होंने क्या की है? पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना की है। अच्छा, इनको भारतीय इतिहास का द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय पितृहंता, ये आपको बात ध्यान रखना है। उदयन के बारे में आपको 2 बातें ये ध्यान रखनी है कि इन्होंने पाटलिपुत्र या पटना शहर की स्थापना की और इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु को मार के गद्दी हासिल की। ठीक है, गद्दी पर बैठे। तो ये बातें आपको उदयन से ये ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है, विच रूलर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी ड्यूरिंग विच द सेकेंड बुद्धिस्ट एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन वैशाली इज ऑल्सो नोन एज काकवर्ण। मतलब जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ और जिसे काकवर्ण, यानी इतना काला था ये कि इसे काकवर्ण के नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो वो कौन सा शासक था? क्या वो शिशुनाग था, क्या कालाशोक था, क्या चाणक्य था, या इनमें से कोई भी नहीं? आपके पास, आपने जरूर इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए, हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। देखिए, शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ठीक है, संस्थापक। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता है, शिशुनाग। ठीक है, और जो इसका सेकंड आंसर है कालाशोक, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? नियर अबाउट 383 BC के करीब। ठीक, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो जो कालाशोक था वो इतना काला था कि उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन 323 BC। कहाँ पे मृत्यु हुई थी? फारस में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, मैसिडोनिया में हुई थी, या तक्षशिला में हुई थी? आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, मैं इस जो महाजनपद काल है इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी है इसमें।
सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है, उनकी राजधानी के बारे में पढ़नी है और मगध एम्परर के कुछ डायनेस्टीज के बारे में पढ़नी है, ठीक है, नंद वंश तक। और नंद वंश के बाद फिर मौर्य काल जो है अगला चैप्टर होगा या अगला पार्ट होगा, उसमें हम लोग केवल मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं बहुत कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे और सीधे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बेबीलोन, यानी बेबीलोन में जो है सिकंदर अलेक्जेंडर की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो है आपको पता है भारत में आया था हमला करने, है ना। ये द्वितीय जो है वो था आक्रमणकारी जो भारत में आया था, है ना। प्रथम यूनानी आक्रमणकारी और द्वितीय ओवरऑल, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है ईरानी आए थे, डेरियस प्रथम जो भारत पे आक्रमण करने आए थे, उसके बाद जो है ये यूनानी अलेक्जेंडर आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था या युद्ध किया था। ये आपको बताना है कि किस नदी के आमने सामने ये थे और इन्होंने युद्ध को अंजाम दिया था। क्या वो रावी नदी थी, क्या वो झेलम नदी थी, क्या वो सतलज नदी थी या चेनाब नदी थी। तो द आर्मीज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस वर स्टेशनड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो आपको रिवर का नाम बताना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबने सही आंसर दिया होगा। झेलम नदी के जो है आमने सामने जो है या झेलम नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था और कहा जाता है पोरस काफ़ी वीरता से युद्ध लड़ा और अंत तक जो है वो लड़ता रहा, ठीक है। तो लेकिन अंततः कुछ कारणवश जो है उसकी हार हो गई और उसको जो है सिकंदर के सामने ले जाया गया, लेकिन सिकंदर ने उसकी वीरता को देखते हुए फिर उसे क्या किया, वापस उसका राज्य लौटा दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो झेलम नदी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मृदु भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। देखिए द्वितीय शहरीकरण का क्या मतलब है। देखिए हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति में पढ़ा था कि भारत की जो प्रथम शहरीकरण हुआ था, यानी प्रथम अर्बन जो सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक एज आया जो पूर्णतः ग्रामीण थी, है ना, ज़्यादातर वो ग्रामीण थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी लोग व्यापार नहीं करते थे, लेकिन जो है गांव का जो है उसमें बोलबाला ज़्यादा था। देखिए कोई भी सिविलाइजेशन पूर्णतः शहरी या पूर्णतः ग्रामीण नहीं होती है, ठीक है। देखिए आज भी भारत में देखिए गांव का कितना पोर्शन है, लेकिन शहर भी है। तो ऐसे ही हर सिविलाइजेशन में गांव भी होते हैं और शहर भी होते हैं। शहरों में व्यापार ज़्यादा होता है और गाँवों में कृषि ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको बताने कि जो ये दूसरा शहरीकरण, ये जो महाजनपद हुआ है, इसको हम लोग दूसरा शहरीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वैदिक एज गांव की संस्कृति थी। उसके बाद जो है महाजनपद काल आया, वो हम लोग उसको द्वितीय शहरीकरण या नगरीकरण कहते हैं। तो कौन सा पॉटरी का वो टाइप है, देखिए ये जो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो भी ऑप्शन है ये जो है पॉटरी के टाइप है ना, किस टाइप की पॉटरी है। गेरू रंग वाला मृदु भांड है, चित्रित धूसर मृदु भांड है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन है या मृदु भांड है, या काले और लाल बर्तन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी पॉटरी महाजनपद काल या द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मानी जाती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि NBPW या उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ये देखिए ये एक बर्तन की डिज़ाइन का एक टाइप होता है ना, डिज़ाइन का टाइप होता है। तो इसको जो है हम लोग मानते हैं कि वो द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल से रिलेटेड है, उसी के आसपास की डिज़ाइन है, ठीक है। ये आपको सीधे ये याद करना है, इसमें और कुछ भी आपको नहीं ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये, क्योंकि आपको पता है ये देखिए जो महाजनपद काल हुए वो गंगा यमुना और ये जितने भी नदियां हैं उत्तर भारत की उनके तटों पे था ज़्यादातर, ठीक है। तो 16 महाजनपद थे, तो आपको ये पता है 16 में से 15 जो थे वो उत्तर भारत में स्थित थे, ठीक है, और मात्र एक ही जो था वो जो है दक्षिण भारत में था। और दक्षिण भारत का जो प्रेजेंट का जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे वो स्थित था। तो वो कौन सा था, वज्जी था, मल्ल था, गांधार था या अस्मक था, ये आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से दीजिए। उम्मीद है आपने इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए मैं थोड़ा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें
महाजनपद दिख रहे हैं, उनकी राजधानी और उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो बताना ही चाहिए, क्योंकि यही मेन है इसमें, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अस्मक, यानी अस्मक वो था, ये कहाँ पे है इस समय? महाराष्ट्र में। यानी यही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित है और करंट पे महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसकी राजधानी कौन थी? तो इसकी राजधानी थी पौधन्य। पौधन्य, ये नाम ध्यान रखिएगा, कहीं पोतन कहा जाता है, कहीं पौधन्य कहा जाता है, तो ये नाम में चेंज हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक गांधार, गांधार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। गांधार जो है वो करंट समय में कहाँ स्थित है? जी पाकिस्तान के हिस्से में और पश्चिमी कश्मीर, यानी ये दोनों हिस्सा मिला के ये गांधार कहलाता है। ठीक है, मतलब उस समय गांधार कहा जाता था, आज जो है वो पाक और पश्चिमी कश्मीर को कंबाइंड फॉर्म में हम गांधार कह सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसकी राजधानी कौन है? तो इसकी राजधानी है तक्षशिला। ये क्वेश्चन भी बनेगा कि गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा, देवरिया जो है वो किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है जो देवरिया है, देवरिया आज को जो करंट है, करंट यूपी में देवरिया नहीं है, आपने अगर यूपी वाले होंगे तो देवरिया आपको पता होगा, एक ज़िला है, तो देवरिया में ही मल्ल स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर। ठीक है, ये सब पुराने नाम है, कुशीनगर। ठीक है, और प्रेजेंट समय में कहाँ स्थित है? देवरिया यूपी में, मल्ल। अब वज्जी की बात करते हैं, तो वज्जी जो बिहार का मुजफ्फरनगर है वहाँ पे स्थित है। वज्जी जो है वो बिहार का मुजफ्फरनगर वाला हिस्सा, मुजफ्फरनगर वाला हिस्सा जो है ये आपका वज्जी में आता है और इसकी राजधानी थी वो थी वैशाली। ये आपको बात है ना। तो ये जो चीज़ें हमने लिखाई हैं ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी इनकी राजधानियाँ, अस्मक की राजधानी पौधन्य, गांधार की तक्षशिला, मल्ल की कुशीनगर, वज्ज की वैशाली, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? यानी उज्जैन एंशिएंट नेम वॉज, क्या वो अवंतिका था, तक्षशिला था, मगध था, या इनमें से कोई नहीं? आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए देखिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंती था या अवंतिका था। ठीक है, एक तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और एक कई बार पूछा गया है। दूसरी बात, तक्षशिला को मैंने बताई, गांधार की राजधानी कौन थी? तक्षशिला। और मगध जो बिहार का जो पटना के आसपास का जो क्षेत्र है वो मगध कहलाता था। तो ये जो है आपका जो इसका सही आंसर होगा वो अवंतिका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? तो आपको बताना है क्या वो महापद्मनंद था या कालाशोक था या घनानंद था या नागार्जुन था? ठीक है, आपने उम्मीद है कि इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए अब हम थोड़ा सा इसके पहले सबसे पहले आंसर की ओर पढ़ते हैं। देखिए महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक, एक बात तो ये आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बनेंगे, क्या बनेंगे कि महापद्मनंद को और किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए महापद्मनंद, एक तो बात ये पता चल गई नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, जो शिशुनाग डायनेस्टी है उसका जो एम्परर था उसका नाम कालाशोक था, है ना, मैंने आपको भी पढ़ाया था कालाशोक के बारे में। कालाशोक क्या है? एक नाई काम करता था। ठीक है, तो नाई जो था वो इस कालाशोक की पत्नी से उसका प्रेम हो जाता है और धीमे धीमे जो है उसकी पत्नी के षड्यंत्र के कारण जो उसका नाई था, या उसको अग्रसेन भी कहा जाता है, उग्रसेन भी कहा जाता है, वो नाई जो है कालाशोक का क्या कर देता है? हत्या कर देता है और धीमे धीमे उसके बेटों को भी हत्या कर देता है और खुद धरती को बैठ जाता है। तो इसीलिए वही शख्स जो है महापद्मनंद कहलाया था। तो इसके और भी नाम मिलते हैं। बाद में उसकी काला
किनके द्वारा किया गया? देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इसका गलत आंसर देने वाले हो, तो सोच समझ के थोड़ा देना। हु मेड द फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया? क्या वो ईरानियों द्वारा या पर्शिया, फारसी या पर्शियन भी कह सकते हैं इसको, क्या वो पर्शियन द्वारा किया गया, यूनानियों द्वारा किया गया, शकों द्वारा किया गया या कुषाणों द्वारा किया गया? मैं पहले फॉरेन इन्वेजन की बात कर रहा हूँ और वो भी एंशिएंट इंडिया के, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ईरानियों द्वारा है। अब कई लोगों ने यूनानियों द्वारा भी दिया होगा क्योंकि उन्होंने अलेक्जेंडर का नाम तो बहुत सुन रखा है, ठीक है। अलेक्जेंडर कौन था? यूनानी था, है ना, ग्रीक से आया था, है मैसेडोनिया से। तो जो पहला इन्वेजन था भारत में वो किसने किया था? ईरानी ने किया था, ईरानियों ने। और डेरियस प्रथम जो था, अभी मैं आपको इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, जो डेरियस प्रथम था उसने सबसे पहला जो भारत में आक्रमण किया था, साउथ वेस्टर्न नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जो है उसने आक्रमण किया था। तो जो डेरियस प्रथम था वो पहला जो है आक्रमणकारी था, ठीक है, और वो ईरानी था या पर्शियन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें यूनानी आपको आंसर नहीं देना है। अगर ये आ जाता कि दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया तो वहाँ पे अलेक्जेंडर यानी यूनानी का हमें आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो पहला किसने जो है आक्रमण किया? ईरानियों ने या पर्शियन ने या डेरियस प्रथम, जो उसका किंग का नाम था वो डेरियस प्रथम था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया ये फिर से आ गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? देखिए क्वेश्चन कैसे बदलते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाए तो आंसर बदल गया। यानी भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण ओवरऑल और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? क्या वो ईरानी थे, क्या वो यूनानी थे या शक थे या कुषाण थे? अब इसमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। वो कौन थे? यूनानी वो दूसरे विदेशी आक्रमणकारी थे ओवरऑल और पहले यूरोपीय आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किया। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर शक भी आए, कुषाण भी आए, वो बाद में आए, लेकिन अलेक्जेंडर के द्वारा फिर दूसरा जो है आक्रमण विदेशी किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान के खमनी वंश के किस संस्थापक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? विच रूलर ऑफ द खामनी डायनेस्टी ऑफ ईरान आफ्टर कॉन्करिंग द इंडियन टेरिटरी मेड इट इज द 20th प्रोविंस ऑफ पर्शियन एम्पायर? आपको ये बताना है, ठीक है। यानी खमनी वंश का कौन सा वो संस्थापक था जिसने भारत पर जीतने के बाद उसे अपना 20वां प्रांत बनाया था? क्या वो साइरस था या वो डेरियस प्रथम था या वो जेरियस था या वो डेरियस थर्ड था? तो आपको इसका आंसर देना है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने चूँकि अभी आपको इसका आंसर बताया तो आप ज़रूर इसका आंसर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। सीधे हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है डेरियस प्रथम, ठीक है। डेरियस ने वो ऐसा पहला आक्रमणकारी है ओवरऑल और पहला ईरानी भी कह सकते हैं जिसने जो है पंजाब को जो है अधिग्रहण करके, क्योंकि पंजाब में उस समय अशांति चल रही थी, तो वहाँ पे अतिक्रमण करके वो उसको अपने 20वें प्रांत के रूप में मिलाया था। तो डेरियस प्रथम वो खमनी वंश का ईरान सम्राट था, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या वितस्तता या आधुनिक नाम क्या है इसका? वितस्तता का, झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के मध्य हुआ? इसका पहले एक क्वेश्चन एक हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये क्वेश्चन दिया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। क्या वो सिकंदर या पोरस था, सेलुकस या चंद्रगुप्त या घनानंद था या सिकंदर या अम्बी के मध्य था? एक क्वेश्चन मुझे यहाँ और बनता हुआ दिख रहा है, जब ये आम्बी का नाम आया, आम्बी या अम्बी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतवर्ष का पहला दगाबाज शासक, यानी वो जो शत्रु से मिल के जो है भारत की जो गरिमा को ठेस पहुंचाए, जैसे जयचंद्र टाइप का है ना, धूर्त, वो कौन था? वो आम्बी था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और आम्बी के कहने पे ही
सिकंदर ने किस पे आक्रमण किया था? पोरस पे। लेकिन पोरस बहुत ही कैसा शासक था? बहुत ही बहादुर शासक था। तो इसका आंसर आपने जरूर दे दिया होगा। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किसकी वजह से हुआ था? आम्बी की वजह से, क्योंकि आम्बी वो ऐसा धूर्त शासक था जो शत्रुओं की तरफ तुरंत मिल गया। उसने पहले ही हथियार डाल दिए सिकंदर के सामने, ठीक है। और फिर सिकंदर का सहयोगी बन के, है ना, जयचंद टाइप का आदमी था, और उसने फिर पोरस पे आक्रमण करवाया सिकंदर से, ठीक है। तो ये जो युद्ध है ये इनके सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो देखिए ये डेटा जो है वो 5-10 साल इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो ये डेट है वो हम लोग खुद ही एडजस्ट करते हैं हिस्ट्री में। कोई प्रमाणिक इसकी जो है बहुत कम सोर्सेज होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कब आक्रमण किया गया। 326 ईसा पूर्व है या 326 AD है। ईस्वी को हम लोग AD कहते हैं, इसको ईसा पूर्व को BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसको AD कहते हैं, एन्नो डोमिनी। ये BC है, ये AD है, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर दे देता हूँ। 326 ईसा पूर्व या BC के करीब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, यानी आपको मैच करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और एक ही क्वेश्चन से कई फैक्ट आपको पता चलते हैं। एक तरफ शासक हैं और एक तरफ वंश हैं। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार, और वंश है हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, मौर्य हो गया, नंद। तो ये शासक किस वंश से रिलेटेड है? और ये सभी मगध के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो भी ये शासक हैं ये मगध के हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मगध के शासकों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए बिंबिसार जो है वो हर्यंक वंश का शासक था, और शासक ही नहीं था, इसका वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का था, ठीक है। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो मैंने आपको बताया था शिशुनाग ही था, यानी इसी के नाम पे ही जो है इस डायनेस्टी का नाम पड़ा था। महापद्मनंद जो था वो किसका संस्थापक था? आपको पता है महापद्मनंद जो था वो किसका संस्थापक था? नंद वंश का, ठीक है। और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था, और मौर्य वंश का संस्थापक आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A का 1, B का 2, C का 4 और D का 3। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, राजधानी आपको खासकर याद रखना है, लेकिन अगर आपको ये भी पता चल जाए कि वो प्रेजेंट में किस समय पे है तो ये अच्छा होगा आपके लिए। तो महाजनपद जो है एक आधुनिक क्षेत्र, यानी एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा महाजनपद जो है वो इस समय कहाँ स्थित है। मगध कहाँ स्थित है, वत्स कहाँ स्थित है, कौशल कहाँ स्थित है, या अवंती या मालवा कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है, आपको जल्दी से ऑप्शन क्लिक करना है कहाँ पे स्थित है। चलिए हम लोग सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका जो है मगध पटना और गया के जो इलाके हैं बिहार में वहाँ पे स्थित था, ठीक है। वत्स कहाँ स्थित था? इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ पे वत्स स्थित था, ठीक है। कौशल यानी अवध लखनऊ के आसपास का क्षेत्र वहाँ पे स्थित था। अवंती यानी मालवा का जो क्षेत्र था वो अवंती, जो इस समय मालवा है वहाँ पे अवंती महाजनपद स्थित था। तो इजी क्वेश्चन है, आपने सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। जिसने 16 महाजनपद पढ़े होंगे उसने जरूर कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। क्या वो पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, गिरिवज्र या राजगृह एक ही नाम है, और चंपा, इनमें से कौन सी जो थी वो मगध की प्रथम राजधानी थी? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ कि इसको राजधानी बनाया किसने था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मगध के मैंने आपको मगध एम्पायर के बारे में मैंने आपको शासकों की जो डायनेस्टी थी उसके बारे में बताया कि पहले कौन था? बृहद्रथ, उसके बाद में कौन आया? उसके बृहद्रथ के बाद में फिर कौन आया? बताइए जल्दी से। हर्यंक के बाद में कौन आया? शिशुनाग के बाद में कौन आया? जल्दी से बताइए भाई।
फिर उसके बाद नंद, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी डायनेस्टियाँ जो थी वो मगध एम्पायर में आई। तो जो फर्स्ट कैपिटल थी वो कौन थी? पाटलिपुत्र तो काफ़ी बाद में आई है, उदयन ने बनाया इसे, है ना, उदयन ने इसको कैपिटल बनाया। वैशाली भी बाद में आई। ग्रीवज, यानी जो इसका सही आंसर है राजगृह या ग्रीवज, ये मगध की पहली राजधानी थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ग्रीवज या राजगृह को राजधानी बनाया किसने सबसे पहले? तो वो जो बृहद्रथ था, यानी जो बृहद्रथ डायनेस्टी का संस्थापक था, या जरासंध का जो पिता बृहद्रथ, ठीक है, उसने जो है ग्रीवज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये रहा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो वो कौन था? सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं, उदयन। यानी उदयन था, उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बताया और साथ साथ उसकी स्थापना भी की, है ना। गंगा और सोन नदी के तटों पर बीच में जो दोआब क्षेत्र था वहाँ पे पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना भी की। तो उम्मीद है आपको महाजनपद के 20 MCQs आपको अच्छे लगे होंगे। अभी कम से कम 50 या 60 MCQs और हैं महाजनपद में, जो हम आपको समय समय पे कराएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम इसको लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।